सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी व्याकरण के एक बेहद ही महत्वपूर्ण शीर्षक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। पिछली कक्षाओं में भी आपने इसके विषय में पढ़ा होगा, क्योंकि ये हिंदी व्याकरण का अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। आपके आगे आने वाली कक्षाओं में भी आपका सामना इससे होगा। इसके साथ ही साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इनसे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमें इस शीर्षक को अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो चलिए चलते हैं पाठ की तरफ। पहले हम यह जान लें कि गद्य और पद्य में क्या अंतर है। साहित्य की दो विधाएं हैं जिनके अंतर्गत रचनाएं लिखी जाती हैं। गद्य वह विधा है जिसके अंतर्गत हम पत्र, निबंध, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, लेख आदि लिखते हैं। इसके विपरीत पद्य वह विधा है जिसके अंतर्गत हम कविता, काव्य, गाने, भजन व पद्य लिखते। पद्य में के रूप में हम निबंध लिख नहीं सकते, हम पद्य के रूप में निबंध नहीं लिख सकते, और गद्य के रूप में हम पद्य या कविता नहीं लिख सकते। दोनों में काफी अंतर है। पद्य लय रूप में लिखा जा सकता है, जिसको हम गायन रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु गद्य को हम गायन रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसमें हम किसी विषय में लिख सकते हैं, केवल उसे पढ़ा जा सकता है, गाने के रूप में नहीं गाया जा सकता। गद्य में अलंकारों का प्रयोग नहीं होता, लेकिन पद्य में रस, छंद, अलंकारों आदि का प्रयोग किया जाता है। पद्य में विभिन्न राग का प्रयोग कर उसे सुंदर शैली में पिरोया जाता है। गद्य में यह संभव नहीं हो सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गद्य को अनुच्छेदों में लिखा जाता है, जबकि पद्य को पंक्तियों में लिखा जाता है। गद्य में रस, छंद, अलंकारों का प्रयोग नहीं होता, पद्य में रस, छंद, अलंकारों का प्रयोग होता है। गद्य का उद्देश्य होता है हमारी भाषा शैली, हमारी लेखन शैली तथा हमें नए नए शब्दों का ज्ञान कराना, जबकि पद्य का उद्देश्य होता है कवि द्वारा लिखित कविता के भावों को समझना तथा उससे आनंद की अनुभूति करना। तो ये है गद्य और पद्य में अंतर। अब हम जानेंगे अपठित गद्यांश एवं पद्यांश के विषय में। इससे पहले हम यह जान लें अपठित शब्द है क्या। अपठित शब्द में एक मूल शब्द है जो कि है पठित, और एक उपसर्ग है जो है अ एक ऐसा उपसर्ग है जो किसी भी शब्द के पहले आएगा तो उसमें नकारात्मक भाव उत्पन्न करेगा। पठित का अर्थ होता है पढ़ा हुआ, और जब उसमें अ उपसर्ग लग जाएगा तो उसमें नकारात्मक भाव आ जाएगा। इस प्रकार से अपठित का अर्थ हो जाएगा जो पढ़ा हुआ न हो, और इस प्रकार अपठित गद्यांश का अर्थ हुआ जो गद्यांश पढ़ा हुआ न हो। अपठित गद्यांश हल करते समय ध्यान देने योग्य बातें। पहला तरीका है दिए गए अवतरण को एक दो बार मन में पढ़ें तथा समझने का प्रयास करें। तदुपरांत प्रश्नों को अलग अलग पढ़ें और प्रत्येक प्रश्न के संभावित उत्तर को अवतरण में रेखांकित करें। पहले हमें यह करना है, हमारे सामने जो अपठित गद्य होगा उसे हमें अच्छे से मन में एक या दो बार पढ़ लेना है। उसके बाद जब हम प्रश्नों को एक करके देखेंगे तो हमें उत्तर समझ में आ जाएगा कि उस गद्यांश में वो उत्तर किस लाइन में है।
इस प्रकार जब हमें उत्तर मिल जाए तो हमें उस गद्यांश में पेंसिल की सहायता से उसके नीचे रेखा खींच देनी है। जब प्रश्नों के उत्तर लिखना प्रारंभ करें तो लेखन द्वारा कही गई बात को सरल एवं स्पष्ट भाषा में छोटे छोटे वाक्यों में व्यक्त करें। ऐसा नहीं है जैसा कि गद्य में लिखा है बिल्कुल वैसा ही आपको लिख देना है। इससे क्या होगा, प्रश्न पूछने के तरीके और उत्तर देने के तरीके में काफी अंतर आ जाएगा। आपको जो प्रश्न पूछा गया है और उसका जो उत्तर है उन दोनों में समानता लाते हुए ही उत्तरों को लिखना चाहिए। जो भी कहना हो कम से कम शब्दों में कहें। प्रश्न जितना पूछा गया है उसका उत्तर कम से कम शब्दों में ही दें। यदि शीर्षक देना हो तो किसी रफ पेज पर सोचकर 2-3 शीर्षक लिख लें, फिर उनमें से सबसे अधिक उपयुक्त लगे उसे उत्तर के रूप में लिखें। यह अपठित गद्यांश का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका शीर्षक क्या है। क्योंकि हम अपठित गद्यांश हमने पहले कभी पढ़ा नहीं, हमें कैसे पता होगा इसका शीर्षक। इसके लिए हम जब गद्यांश को पढ़ेंगे 1-2 बार मन में, तो हमारे मन में उस गद्य के प्रति एक विचार उत्पन्न होगा और उसी विचार के कारण हम उस गद्यांश का एक नाम देने के लिए सक्षम हो जाएंगे। और अगर एक से अधिक नाम हमारे दिमाग में आते हैं तो उसे हमें रफ पर लिख लेना चाहिए और उनमें से जो उपयुक्त हो उसी को शीर्षक का नाम देना चाहिए। यदि प्रश्नों के उत्तर के लिए विकल्प दिए गए हैं तो जो सबसे अधिक सटीक उत्तर है उसे टिक करें। अब हम पढ़ेंगे अपठित पद्यांश। पद्यांश के विषय में हम पहले ही जान चुके हैं। ऐसा पद्यांश जो हमारी पाठ्यपुस्तक में ना हो, जिसे हमने पढ़ा ना हो, वो अपठित पद्यांश कहलाएगा। इसमें ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं? पद्यांश को 2-3 बार पढ़कर भाव ग्रहण करने का प्रयास करें। गद्य में जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं 2 बार मन में या 3 बार मन में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से पद्यांश को भी 2-3 बार मन में पढ़ना है। लेकिन पढ़ने के साथ साथ पद्य का एक अलग ही भाव होता है जो उसके शब्दों से अलग अर्थ प्रकट करता है। उस अर्थ को भी जानने का प्रयास करना है। तदुपरांत प्रश्नों को पढ़कर कविता में से उत्तर की संभावित पंक्तियों को रेखांकित कर लें। जब आप 2-3 बार पद्यांश को पढ़ लेंगे, उसके बाद एक एक करके आप प्रश्नों को पढ़ें और आपको उस पंक्ति में ही उत्तरों को मिलने की संभावना उत्पन्न हो जाएगी। तो उन पंक्तियों को रेखांकित कर लें। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय भाव को ध्यान में रखें। सरल एवं स्पष्ट भाषा का तथा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। शीर्षक लिखते समय कोशिश करें कि वह छोटा और पद्यांश से संबंधित हो। शीर्षक जब लिखें किसी पद्य का, तो यह जरूरी है कि आपको उस पद्य का अर्थ समझ में आ गया हो और जो कुछ भी उस पद्यांश का अर्थ हो उससे संबंधित जो आपके मन में शीर्षक आता हो वह ज्यादा बड़ा ना हो, वह छोटे से छोटा हो और पद्यांश से पूरी तरह से सार्थक हो। तो ऐसे शीर्षक का ही चुनाव करें।